हेलो विद्यार्थी, कैसे आप सब। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट आगे जो है अपने सब बिना समय गवाए। तो पिछले लेक्चर में अपने सब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो 4 एक्सरसाइज दिए हुए थे उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट को कंप्लीट कर लिए थे, सेकंड को भी कंप्लीट कर लिए थे और एक्सरसाइज जो है थर्ड में लगभग 30 नंबर क्वेश्चन तक अपने सब डील कर लिए हुए थे ना जी। तो 30 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हुए थे। तो 30 नंबर क्वेश्चन के बाद ही अपने सब आज के लेक्चर में देखेंगे। तो देखो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा विद्यार्थी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या कर रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व यानी कि दोहरे निषेचन में सम्मिलित है। तो याद कीजिए जब आप डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक जब देख रहे थे तो उस समय हमने आपको क्या बताया था कि जो जो पॉलन ट्यूब रहता है, जो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को लेकर के आता है। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होता है जिसमें से एक जो मेल गैमेट रहता है वो एग सेल के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, और दूसरा मेल गैमेट जो है विद्यार्थी वो किसके साथ फ्यूज करता है, सेंट्रल सेल के साथ। तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलो बाय ऑप्शन के थ्रू अपने सब जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो विद्यार्थी डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्या कह रहा है विद्यार्थी, फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, एग का फर्टिलाइजेशन होता है 2 मेल गैमेट्स के द्वारा। तो बिल्कुल भी नहीं, एक एग हमेशा एक ही मेल गैमेट के साथ क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। अगर तो ये ऑप्शन छटा गया। दूसरा नंबर ऑप्शन देखो विद्यार्थी, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स इन द सेम एम्ब्रियो सैक, यानी एक ही एम्ब्रियो सैक में 2 एग का फर्टिलाइजेशन होता है बाय 2 स्पर्म ब्राउट बाय 1 पॉलन ट्यूब। तो बिल्कुल भी नहीं, एक एम्ब्रियो सैक में हमेशा याद रखना एक ही एग होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की कंडीशन में जब देखेंगे अपने सब तो एक एग होता है जो कि एक एग से फर्टिलाइज करता है, दूसरा सेंट्रल से। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो विद्यार्थी क्या कर रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन अपने सबको कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड सेंट्रल सेल बाय 2 स्पर्म ब्राउट बाय डिफरेंट पॉलन ट्यूब। देखो यहां तक तो ये सेंटेंस क्लियर है, लेकिन इसके बाद क्या लिखा है, बाय डिफरेंट पॉलन ट्यूब, यानी 2 अलग अलग पॉलन ट्यूब के द्वारा लाए गए मेल गैमेट के द्वारा, यानी कि एग और सेंट्रल सेल फर्टिलाइज करता है। तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है विद्यार्थी, एक ही पॉलन ट्यूब के द्वारा लाया जाता है गैमेट को। तो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड सेंट्रल सेल, एग और सेंट्रल सेल फर्टिलाइज करता है बाय 2 स्पर्म, 2 स्पर्म के द्वारा बाय द सेम पॉलन ट्यूब। ठीक है, एक ही पॉलन ट्यूब के द्वारा जो लाया जाता है। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो अपने सबका राइट आंसर यही हो जाएगा 4th नंबर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो जी आगे बढ़े अपने सब जो है। तो आगे जो बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, अगला क्वेश्चन कर रहा है अपने सबको कि a scion is grafted to a stalk। अब यहां पर एक चीज समझिए, कहता है कि a scion is grafted to a stalk। अब ये स्टॉक क्या होता है, सायन क्या होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक मेथड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को जो 2 भाग में बांट दिया गया है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल। तो उसी के अंतर्गत आ जाता है विद्यार्थी जो है एक ग्राफ्टिंग प्रोसेस। जैसे कि नर्सरी सब में देखते हुइएगा 2 पौधे को काट करके क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो एक पौधा की बात करेंगे तो एक जो पौधा जो रहता है वो जमीन के नीचे रहता है। तो जमीन के जो नीचे वाला जो रहता है विद्यार्थी उसे कहा जाता है स्टॉक। जमीन के नीचे वाले को क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे विद्यार्थी। और जो पौधा हम जमीन के ऊपर लगाएंगे, जमीन के ऊपर करते हैं स्टॉक वाले पौधे पर लगाएंगे, तो इससे ऊपर का जो भाग जो रहता है जो इसी खास विधि के द्वारा काट करके इसे जोड़ करके बांध दिया जो जाता है, तो ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, सायोन। क्या कहा जाता है, सायोन। तो इस कंडीशन में स्टॉक और सायोन दोनों मिलकर के एक कंपोजिट प्लांट का क्या करता है, निर्माण करता है। एक मतलब ये दोनों भाग मिलकर के स्टॉक और सायोन दोनों मिलकर के एक संयुक्त पौधा हो जाता है। तो कहता कि इस पर जो फल का निर्माण होगा उसमें किसका गुण रहेगा या किसका क्वालिटी रहेगा, स्टॉक का या सायोन का।
तो स्वाभाविक बात है विद्यार्थी, ऊपर वाला जो भाग है सायोन उस पर फ्रूट लगेगा तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वही रहेगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने सबका सायोन। एक बार और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सायोन स्टॉक में ग्राफ्ट किया गया है तो उत्पन्न फल की गुणवत्ता किसके जीन प्रारूप द्वारा निर्धारित होगी, तो वो किसके द्वारा होगा, सायोन के द्वारा। किसके द्वारा होगा विद्यार्थी, सायोन के द्वारा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो जी बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन अपने सबको कह रहा है कि मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ मेल गैमेट्स। एंजियोस्पर्म में पूछ रहा है, तो एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट जो होता है तो वो देखे थे अपने सब जो है पॉलन ट्यूब में। कहा देखे थे विद्यार्थी, पॉलन ट्यूब में, या याद कीजिए पॉलन ट्यूब में हम बता दिए थे कि एक सेल जो रहता है वो डिवाइड करके दो सेल का निर्माण करता है, छोटे सेल को जनरेटिव सेल, बड़ा सेल को वेजेटेटिव सेल। और याद करो जब पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है वेजेटेटिव न्यूक्लियस तो आगे रहता है, ये जनरेटिव सेल है, यही डिवाइड करके दो मेल गैमेट का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि मेल गैमेट किससे बना एंजियोस्पर्म में, जनरेटिव सेल में। तो उसको ऑप्शन को देखेंगे अपने सब, तीसरा नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है जनरेटिव सेल, तो राइट ऑप्शन अपने सब का यही हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे, चलो बढ़ते आगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखो जी, 34 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने लोग बात करें तो देख सकते हैं कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कैलोज भित्ति द्वारा आवृत होता है। क्या करा विद्यार्थी, निम्न में से कौन सा एक कैलोज भित्ति के द्वारा, तो ऑप्शन दिया हुआ है, कैलोज बता दिए थे विद्यार्थी। कैलोज कहां पर रहता है, तो याद करो जब बता दिए थे माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल जो रहता है तो इसके वाल जो रहता है वो किससे बना रहता है विद्यार्थी, कैलोज से। या इसके द्वारा एक सेल से जो दो सेल बना था, दो सेल से जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बना था तो इसके चारों बगल का जो लेयर था विद्यार्थी वो कैलोज का बना था। अब देखो उसके अनुसार ऑप्शन क्या होता है, क्वेश्चन देख लिया ना, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोज वाल की बात करेंगे तो कहता है विद्यार्थी क्या पॉलन ग्रेन रहता है, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल रहता है, मेल गैमेट रहता है, या वेजेटेटिव सेल। तो अभी हमने जस्ट बताया आपको क्या रहता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। ठीक है जी, तो राइट आंसर अपने सबका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। थ्योरी बाबू अच्छे से पढ़िएगा, तो किसी भी लेवल का विद्यार्थी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा ध्यान दीजिए थ्योरी के ऊपर। ठीक है जी, चलो जी तो बढ़े आगे अपने सब जो है। देखो विद्यार्थी आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंटेड, यानी कि पुष्पों की एक लिंगता रोकती है, पुष्पों की एक लिंगता, यानी कि फ्लावर जब क्या रहेगा विद्यार्थी, यूनिसेक्सुअल कंडीशन में रहेगा तो उस कंडीशन में वो किसको रोकेगा। चलिए अगर हम बोले कि अगर आप ही अगर जवाब दें तो क्या जवाब दे सकते हैं हमें बताइए। अगर फ्लावर एक लिंगी होगा तो उस कंडीशन में किस चीजों को रोका जाएगा। देखो विद्यार्थी कह रहा है जिटिनोगैमी को, बट नॉट जीनोगैमी को। अगर एक लिंगी रहेगा तो जिटिनोगैमी, एक पौधा पर दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में जब विद्यार्थी पॉलिनेशन होगा तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन में भी हो सकता है, तो कहता है जिटिनोगैमी को रोकेगा लेकिन जीनोगैमी को नहीं। बिल्कुल ऑप्शन विद्यार्थी गलत है। ठीक है जी, जब ये दो अलग अलग फ्लावर हो गया, अब जैसे कि मक्का को ले लेंगे, एक ही प्लांट पर जो है विद्यार्थी मेल फ्लावर भी रहता है, फीमेल फ्लावर भी रहता है, तो जिटिनोगैमी आसानी से हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी, मतलब स्वयुग्मन तथा जिटिनोगैमी, यानी कि ये क्या करेगा विद्यार्थी जो है ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी दोनों को रोकने का ये काम करेगा। तो ये ऑटोगैमी को तो रोक लेगा लेकिन जिटिनोगैमी को रोक नहीं पाएगा, तो उसके अनुसार देखा जाए तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है जी, तीसरा नंबर देखो विद्यार्थी क्या कहता है विद्यार्थी, स्वयुग्मन लेकिन जिटिनोगैमी नहीं, ऑटोगैमी को तो रोक लेगा, स्वाभाविक बात है। ऑटोगैमी किस कंडीशन में होगा विद्यार्थी,
तो जब फ्लावर बाइसेक्सुअल कंडीशन हो तो ये तो ऑटोगैमी को रोक लेगा, लेकिन जिटिनोगैमी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब ये दो डिफरेंट फ्लावर हो गया विद्यार्थी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा विद्यार्थी जो है जिटिनोगैमी होगा ही। ठीक है जी, ओके। चलो जी, तो राइट आंसर अपने सबका यही हो जाएगा। अब चलो, तो तीसरा नंबर आपका हो गया सही आंसर। ठीक है जी, देखो 36 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, किसके बीज में विकासशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष उपभोग होता है। तो याद करो, जब हम आपको सीड टॉपिक बताए थे तो बता दिए थे सीड जो होता है एंडोस्पर्मिक होता है और नॉन एंडोस्पर्मिक। हमने आपको बता दिया था एंडोस्पर्मिक सीड को ही कहा जाता है एल्बुमिनस सीड, और नॉन एंडोस्पर्मिक को कहा जाता है एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। और बता दिए थे एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल, एंडोस्पर्मिक सीड किसे कहेंगे, यानी कि जो है भ्रूणपोषी बीज कैसे कहेंगे, तो वे बीज जिसमें भ्रूणपोष बचा रह जाता है। नहीं जी, भ्रूणपोष का काम क्या था, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का काम क्या था, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करना। तो बहुत मतलब मोनोकोटिलिडनस सीड जो होता है तो उसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान कुछ भ्रूण का यूज होता है और कुछ भ्रूण बच जाता है, तो इसीलिए उसे एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। लेकिन जैसे और कुछ सीड जैसे कि डाइकोटिलिडनस हो गया विद्यार्थी, मटर हो गया, तो उस समय क्या होता है विद्यार्थी जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान सारे के सारे एंडोस्पर्म खर्च हो जाते हैं, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। और अपने सबको क्वेश्चन कर रहा, किसके बीज में विकासशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष उपभोग होता है, तो मटर दिया है, मक्का दिया है, नारियल दिया, कैस्टर। तो वैसे भी देखो ना, ये 3 का 3 है मोनोकॉट से, नहीं जी, और ये एक क्या है डाइकॉट से। और हम बता दिए थे डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान उसका यूज कर लिया जाता है, तो अपने सबका राइट आंसर हो जाएगा मटर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो जी, बढ़ते आगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो लिखा व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रेसिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन, यानी निम्न में से कौन सा एक एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी है। तो चलो ऑप्शन के थ्रू अपने सब समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है पॉलन एंजाइम, लीफ क्यूटिकल, है ना, कॉर्क, और साथ ही साथ लिखा वुड फाइबर। तो जो चैप्टर है उसके अनुसार अगर अपने सब देखेंगे तो इन सब का चर्चा तो नहीं चल रहा है, लेकिन पॉलन एंजाइम का चर्चा चला है। तो पॉलन ग्रेन का जो एंजाइम जो होता है वो किसका बना होता है विद्यार्थी, एस्पोरोपोलेनिन का। और वो एस्पोरोपोलेनिन क्या करता है, पॉलन ग्रेन को किसी भी है कि नहीं, धूप हो या फिर ठंडा हो या फिर किसी भी प्रकार के केमिकल हो, इससे पॉलन ग्रेन को बचाने का काम करता है। तो राइट ऑप्शन जो अपने सब देखेंगे वो पॉलन एंजाइम ही होगा। क्या होगा विद्यार्थी, पॉलन एंजाइम ही होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी क्या कर रहा आपने सबको, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द फिलीफॉर्म अपरटस डू एट एंट्रेंस इनटू ओव्यूल, यानी कि बीजांड में प्रवेश करने पर तुर्क रूपी रूप अंड उपकरण क्या करता है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे विद्यार्थी कि हमें आप ये बताइए कि आखिर फिलीफॉर्म अपरटस जो रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है। याद कीजिए, जब हम आपको एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बताए थे विद्यार्थी तो बता दिए थे बीच में एक्सिल रहता है और दोनों साइड क्या रहता है, सिनर्जिड्स रहता है। और इन्हीं सिनर्जिड्स पर बता दिए थे फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है इसी को क्या कहा जाता है, फ्यूलिफॉर्म अपरटस। तो इसके काम के बारे में पूछ रहा है, इसका फंक्शन क्या होगा। तो चलो ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। कहता है यह पराग नलिका को खोलता है, यानी इट ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब। तो बिल्कुल भी नहीं, इसका ये काम नहीं है विद्यार्थी। चलो दूसरा नंबर ऑप्शन देखो, कहता है इट गाइड्स पॉलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग। कहता है यह पराग नलिका को सहायक कोशिका से अंडे में मार्गदर्शित करता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स, यानी यह सहायक कोशिका में पराग नलिका के
प्रवेश में सहायक करता है, तो ज्यादा चांसेस विद्यार्थी यही है। बट आगे का भी ऑप्शन देख लेंगे, कहता है यह भ्रूण कोश में एक से अधिक पराग नलिका के प्रवेश को रोकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। याद रखना विद्यार्थी, फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है विद्यार्थी, इस फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या हो गया, तो यह सहायक कोशिका में पराग नली के प्रवेश में सहायक होने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है जी, बड़े आ गए। चलो जी, तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थी 39 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो जोड़े में है ऑप्शन जो है, अब उसमें से कौन दो जोड़ा है जिसमें दोनों का दोनों क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो चलो ढूंढते हैं अपने सब विद्यार्थी। तो पहला नंबर ऑप्शन में बीजांडकाय तथा प्रतिमुखी कोशिका, न्यूसेलस एंड एंटीपोडल्स। तो न्यूसेलस में क्रोमोसोम का संख्या विद्यार्थी होता है 2n, 2 सेट होता है डिप्लॉइड, और एंटीपोडल्स n। तो ये ऑप्शन छठा गया। एक बार और पढ़ ले, निम्न में से पादप संरचना का कौन सा युग में गुणसूत्र की अगुणित संख्या होती है या अगुणित संरचना। तो पहला ऑप्शन छठा गया क्योंकि एक 2n है, दूसरा n। दूसरा में देखो एग न्यूक्लियस n हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया 2n, तो ये भी ऑप्शन छठा गया, दोनों n होना चाहिए। तीसरा में करा मेगास्पोर मदर सेल, क्या हो गया 2n, एंटीपोडल सेल n, ये भाई साहब भी छठा गया। तो चार ऑप्शन में से तो एक ऑप्शन बच गया, वही राइट आंसर होगा। बट देख लो एक बार में, एग सेल का रहा तो एग सेल में क्रोमोसोम n होता है विद्यार्थी, एंटीपोडल सेल n, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोई दिक्कत समझने में? अरे देखो ना, हम तो कह रहे हैं विद्यार्थी कि आप जो है सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए ना, ऑब्जेक्टिव बनेगा ही, ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा ही, है कि नहीं? नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता है। थोड़ा हमको मदद करना है, थोड़ा आप मदद करिए। जो है आपको मदद ये करना है कि जो बातें हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव जो पढ़ाते हैं उसको रिवीजन करिए, है कि नहीं जी? पूछिए, आपको किसी बुक से स्टडी करना है कीजिए, ठीक है जी। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, तो आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें, थोड़ा मेहनत करें, ठीक है जी। अपने समय को जो है व्यर्थ न जाने दें, ठीक है जी। ऐसा विद्यार्थी इसीलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे आपके इर्द गिर्द, देखते होइएगा, जिसके माता पिता जो है उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं, नहीं, और आप नसीब वाले समझिए जो है ना, आपके पास एंड्रॉइड सेट भी है ना, देख घर बैठे भी जो है लेक्चर देख लेते हैं, है ना। अगर आपके माता पिता अगर आपको पढ़ाते हैं तो थोड़ा उसका जो है उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, है ना, आप ही के लिए बेहतर रहेगा। चलो जी बढ़ते आगे। क्या कर रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिड विथ एंडोस्पर्म पेरिस्पर्म एंड करेंकल इज, कहता भ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष तथा करेंकल युक्त बीज का उदाहरण क्या होता है विद्यार्थी? कैस्टर दे दिया, कपास दे दिया, कॉफी दे दिया, लिली दे दिया, तो राइट आंसर क्या होगा बताओ विद्यार्थी। सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझ लो, ये तो आप समझ गए विद्यार्थी, एंडोस्पर्म भी समझ गए। एंडोस्पर्म जो होता है वो एंडोस्पर्म कहाँ पर रहेगा, एम्ब्रियो सैक में या सीड के अंदर रहेगा। पेरिस्पर्म जो है ना, एम्ब्रियो सैक के चारों बगल, क्योंकि न्यूसेलस का जो है अवशेष भाग है विद्यार्थी। और एक दे दिया क्या है, ट्रैंकल। तो ये जो होता है विद्यार्थी क्या होता है, एक सीड के ऊपर में व्हाइट कलर का एक संरचना पाया जाता है, उसी को कैरेंकल कहा जाता है, जो कि विद्यार्थी जो है कैस्टर में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, कैस्टर में। क्या ये सही है? कैस्टर ऑप्शन सही है क्या? कितना नंबर क्वेश्चन जी है? 40 नंबर क्वेश्चन सही है जी, ठीक है। याद रखना, कैरेंकल जो होता है वो सीड के नुकीले भाग पर जो है मतलब व्हाइटिश कलर का है ना, स्पॉन्ज के जैसा संरचना रहता है, उसी को क्या कहा जाता है, कैरेंकल, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट विद्यार्थी अपने सब देखेंगे, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चन निकालेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा विद्यार्थी, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्यार्थी। 40वां नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि व्हाट डज एंजियोस्पर्म मीन्स। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है विद्यार्थी जो है, अगर यहीं पर अगर हम एंजियोस्पर्म के जगह पर जिम्नोस्पर्म दे दे, जिम्नोस्पर्म्स अगर दे दे तो उस कंडीशन में क्या होगा। क्वेश्चन करा व्हाट डज एंडोस्पर्म मीन्स, तो हमेशा याद रखना एंडो मतलब
व्हाट डज एंजियोस्पर्म मीन्स, तो एंजियोस्पर्म मतलब याद रखना कवर्ड सीड। एंजियोस्पर्म जो होता है उसका कैरेक्टर ये विद्यार्थी कि इसमें कवर्ड सीड, सीड जो होता है चारों बगल से एक लेयर के द्वारा क्या होता है, कवर होता है। वही विद्यार्थी अगर जिम्नोस्पर्म अगर एंजियोस्पर्म की जगह पर रहता तो उस कंडीशन में आपका राइट आंसर क्या हो जाता, नेकेड सीड, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड क्या रहता है, अनकवर्ड रहता है। ठीक है जी, तो आपका जो क्वेश्चन जो है व्हाट डज एंजियोस्पर्म मीन्स, तो क्या हो जाएगा, कवर्ड सीड हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बढ़ते आगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, तो 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी टाइम्स फ्लावर टेक्स प्लेस इन बाइनियल प्लांट्स, यानी कि द्विवर्षीय पादपों में कितनी बार पुष्पन होता है कि नहीं जी। अब यहाँ पर विद्यार्थी जो है कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। ये सारे के सारे जो है एक वर्षीय प्लांट हो या फिर जो है द्विवर्षीय प्लांट हो, ये मोनोकार्पिक होता है, यानी कि इसकी पूरे लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। ठीक है जी, तो याद रखना हमेशा जो है द्विवर्षीय पौधा मतलब अधिक से अधिक 2 वर्षों तक, यानी जिसका जीवन अवधि जो है 1.5 से 2 वर्षों का होता है, उसमें याद रखना उसमें फ्लावर जो है विद्यार्थी लाइफ में केवल और केवल एक बार लगता है। कितने बार लगता है विद्यार्थी, एक बार लगता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, चलो बढ़ते आगे। देखो विद्यार्थी 43 नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो शायद आपसे बन जाएगा, है ना। कर रहा है एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज, हमेशा याद रखना, बता दिए थे ना, याद रखना विद्यार्थी, हम बार बार कर रहे हैं, नोट में हम आपको बता चुके हैं। अगर एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म में अगर विद्यार्थी क्रोमोसोम का प्लॉइडी लेवल पूछे तो हमेशा याद रखना कितना होता है, 3n। और यही विद्यार्थी पूछे जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म, तो इसमें क्रोमोसोम का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो क्या होता है, n होता है। तो क्वेश्चन में क्या है, एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म यानी आवृत बीजी का भ्रूणकोश जो होता है वो 3n यानी ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है विद्यार्थी, ट्रिप्लॉइड होता है। ओके चलो जी बढ़ते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन है अपने सबके बीच में, कहता है कि सिट्रस में एपोमिक्टिक भ्रूण उत्पन्न होता है। सिट्रस में एपोमिक्टिक भ्रूण जो होता है वो उत्पन्न होता है किससे विद्यार्थी, सिनर्जिड से उत्पन्न होता है, या फिर कहता है कि मैटरनल एस्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल, बीजांड में मातृक बीजाणुभिद से होता है, या फिर एंटीपोडल सेल से होता है, या फिर डिप्लॉइड सेल से होता है। क्या होगा राइट आंसर, बताइए आप जो क्या होगा राइट आंसर जी। हाँ बताइए। तो याद रखना विद्यार्थी, हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एपोमिक्टिक और पॉली एम्ब्रियोनी, या एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, तो उस कंडीशन में बता दिए थे हम आपको जो है। ठीक है जी, तो हमेशा याद रखना मैटरनल एस्पोरोफिटिक टिश्यू जो पाया जाता है ओव्यूल में, ओव्यूल के ही अंदर जो है मैटरनल एस्पोरोफिटिक टिश्यू जो पाया जाता है उसी से क्या होता है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ओके जी, चलो बढ़ते आगे। अगला क्या लिखा है, कहता है कि कील इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ, कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ, यानी कील किसके पुष्प का अभिलक्षण है। कील जो है विद्यार्थी ये किसके पुष्प का अभिलक्षण है विद्यार्थी, तो वो याद रखिएगा केसिया का, वो किसका विद्यार्थी, केसिया का याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो बढ़ते आगे अपने सब जो है। देखो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ही पादप के अन्य वर्तिकाग्र पर परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही पौधा पर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर होता है उस प्रोसेस को जिटिनोगैमी कहते हैं। ठीक है जी, तो जिटिनोगैमी इज राइट आंसर। ठीक है जी, कितना नंबर क्वेश्चन था जी, 46, तो 46 का क्या नंबर आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर। ठीक है जी,
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने सब देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। क्या करा विद्यार्थी 47 नंबर क्वेश्चन? 47 नंबर क्वेश्चन करा अपने सबको कि इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इन एज्योर्ड इन, कहता विद्यार्थी की परागणकारी कारक की अनुपस्थिति में बीज सेटिंग आश्रित होता है किसमें? जॉस्टेरा में, साल्विया में, अंजीर में या कोमेलिना में? विद्यार्थी क्या करा क्वेश्चन की परागणकारी कारक की अनुपस्थिति में बीज सेटिंग आश्रित होता है, वो हमेशा याद रखना किसमें होगा विद्यार्थी? कोमेलिना में। किसमें होगा विद्यार्थी? कोमेलिना में। तो कोमेलिना इज राइट आंसर। चलो विद्यार्थी देखते हैं अगला क्या लिखा विद्यार्थी 48 नंबर क्वेश्चन में। कौन सा भाग सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए विषाणु रहित पादपों को बढ़ाने हेतु अत्यधिक उपयुक्त होता है, यानी कि which part would be most suitable for raising virus free plants for micro propagation? तो माइक्रो प्रोपेगेशन एक क्या होता है? मेथड होता है जिसमें पौधे के ग्रोइंग पार्ट को लेकर के लेबोरेटरी में विद्यार्थी क्या किया जाता है? कल्चर मीडिया में रख करके उसे ग्रो कराया जाता है। तो क्या लिखा विद्यार्थी जो है समूहनीय उत्तक वैस्कुलर टिश्यू से या मेरिस्टेम से या नोड से या फिर बार्क छाल से? तो हमेशा याद रखना ये जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है, जो ये पौधे के दो ही भाग में पाया जाता है, एक सबसे अपर भाग में जिसे सूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है, एक जमीन के नीचे जो रूट का सबसे अंतिम भाग रहता है जिसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विबीजोत्तक यानी मेरिस्टेम। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्या कर रहा है? बोथ ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, यानी कि विद्यार्थी स्वयुग्मन तथा जिटिनोगैमी दोनों को रोका जा सकता है कुकुम्बर में, कैस्टर में, मक्का में या फिर पपीता में। देखो तो क्या लिखा ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी के लिए विद्यार्थी क्या चाहिए? सेम फ्लावर चाहिए। और दूसरा क्या लिखा है? जिटिनोगैमी यानी एक ही पौधा पर दो फ्लावर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें जो पौधा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट ही होना चाहिए, यानी कि एक पौधा पर कोई एक ही फ्लावर हो। तो वो अपने सब देख सकते हैं पपीता में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। उस कंडीशन में राइट आंसर अपने सबका क्या हो जाएगा? पपाया। ठीक है जी चलो आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी? 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द, ध्यान दो विद्यार्थी क्या कर रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है विद्यार्थी? जनन छिद्र का क्या कार्य है? तो कहता है कि मूलांकुरों का प्रकटन, या बिल्कुल नहीं विद्यार्थी, रेडिकल से कोई संबंध ही नहीं है। बीज अंकुरन के लिए बिल्कुल भी नहीं। पराग नलिका का आरंभ, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, तो ये चांसेज है विद्यार्थी। बट अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, अगला ऑप्शन भी देखेंगे, नर युग्मकों का निष्कासन, तो बिल्कुल नहीं विद्यार्थी। जो जर्म पॉलन ट्यूब के बाहर जो अपने सभी इस तरीके से जर्मपोर जो देखे थे, तो इसका काम क्या होता है कि इससे जो है पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है, तो पॉलन ट्यूब के आरंभन में ये मदद करता है। तो राइट ऑप्शन अपने सबका 3rd नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? चलो जी बढ़ते आगे। 51 नंबर क्वेश्चन देखें कि रहने थे, हमारे हिसाब से देख लो 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है जी तो चलिए बढ़ते आगे, है ना। क्या लिखा है? Which one of the following statement is wrong? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विद्यार्थी जो है गलत है, उस ऑप्शन के बारे में अपने सबको क्या करना है? पता करना है। ठीक है जी तो चलो विद्यार्थी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से गलत ऑप्शन को क्या करना? चूज करना है। कहता when pollen is shed at 2-celled stage double fertilization does not take place, यानी कह रहा विद्यार्थी कि जब पॉलिन ग्रेन जो है 2 सेल या 2 कोष की अवस्था में रहता है, तो उस कंडीशन में कहता डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो यही बात तो गलत है कि नहीं? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं विद्यार्थी जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है उसमें पॉलन ट्यूब 2 सेल्ड स्टेज में होता है। उसी कंडीशन उसी स्टेज में जो है एंथर फटता है और पॉलन ट्यूब क्या होता है? रिलीज होता है। तो यही आपका क्या हो गया? गलत ऑप्शन
बाकी आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा है कि नहीं। कहता वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, यानी वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल से बड़ा होता है, तो बिल्कुल सही बात है विद्यार्थी। pollen grain in some plants remain viable for months, यानी कुछ पादपों में परागन महीनों तक जीवित रहती है, ये भी बात सही है विद्यार्थी। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये भी बात सही है, यानी इन 4 ऑप्शन में से आपका गलत ऑप्शन फर्स्ट नंबर ही था। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना जी, माथा नहीं ना दर्द कर रहा है। चलो बढ़ते आगे। देखो विद्यार्थी 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है विद्यार्थी, 52 नंबर क्वेश्चन अपने सबको कह रहा है कि पादप जिनके अंडाशय में एक या कुछ बीजांड होते हैं, एक या कुछ बीजांड होते हैं सामान्यतः परागित होते हैं, यानी कि प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल, मतलब एक या कुछ ओव्यूल जो होता है उसमें सामान्यतः परागन किसके द्वारा होगा, मधुमक्खी के द्वारा होगा, तितलियों के द्वारा होगा, पक्षियों के द्वारा होगा, या फिर विद्यार्थी वायु के द्वारा होगा। तो याद रखना विद्यार्थी इसमें जो है किसके द्वारा हो जाएगा जी, मधुमक्खी के द्वारा, मतलब एक ही ओव्यूल है तो इसमें हवा के द्वारा भी विद्यार्थी क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है जी, तो राइट आंसर अपने सबका क्या हो जाएगा, विंड के द्वारा। ठीक है जी, तो दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो जी, तो कहने का मतलब जो है पहले तो लाइव क्लास लेते थे, नहीं जी लाइव क्लास में बफरिंग होने लगता था, माइक का भी जो है बहुत सारे बच्चे को साउंड का भी प्रॉब्लम होने लगता था। तो इस लेक्चर में जो है साउंड कैसा है ना, रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को हम दे रहे हैं, तो साउंड कैसा है उसके बारे में बताइएगा। ठीक है जी, अगर साउंड अच्छा नहीं होगा तो फिर से इस माइक को भी हम क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते आगे हम। तो 53 नंबर क्वेश्चन की ओर अपने से विद्यार्थी बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा जी, कहता है कि पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, कहता है कि भ्रूणपोष से कैसे भिन्न है। अगर गौर से देखा जाए तो अगर हम पेरिस्पर्म की बात करेंगे, जैसे कि हम पीछे भी बताए हैं, पेरिस्पर्म जो होता है वो न्यूसेलस का बचा हुआ भाग है। पेरिस्पर्म क्या होता है, न्यूसेलस का बचा हुआ भाग है, यानी कि पेरिस्पर्म में क्रोमोसोम का जो संख्या होता है विद्यार्थी वो होता है 2n। पेरिस्पर्म में क्या होता है 2n, और एंडोस्पर्म में कितना होता है 3n होता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट हो गया। अब देखो ऑप्शन के थ्रू क्या लिखा है, इसमें संचित भोजन का न होना, तो बिल्कुल नहीं, पेरिस्पर्म में भी संचित भोजन होता है। कहता है इसका द्विगुणित ऊतक होना, तो सही बात है यही है, क्योंकि पेरिस्पर्म में क्या होता है, डिप्लॉइड पाया जाता है। ठीक है जी, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। बट आगे का भी ऑप्शन देख सकते हैं, कहता है इट फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो बिल्कुल भी नहीं, इसका फॉर्मेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस के द्वारा नहीं होता है। आगे है इसका अगुणित ऊतक होना, तो बिल्कुल भी नहीं, यह हमेशा द्विगुणित होता है, अगुणित कभी भी नहीं होता। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन अपने सबका हो जाएगा दूसरा नंबर। चलो जी बढ़ते आगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या करा जी, कि मेगा एस्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, यानी गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है, फ्रूट के, न्यूसेलस के, ओव्यूल के, या फिर विद्यार्थी जो है इम्ब्रियोसैक के। तो मेरे हिसाब से आप यहां पर भी दिमाग लगा सकते हैं, है ना जी, लगाइए दिमाग, कौन सा होगा सही आंसर। क्या लिखा है, गुरु बीजाणुधानी ना, तो याद करो विद्यार्थी, हमेशा याद रखना, ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल को कहा जाता है गुरु बीजाणुधानी, क्योंकि इसी के अंदर जो है गुरु बीजाणु का यानी मेगा स्पोर का क्या होता है, निर्माण होता है। उस कंडीशन में देखा जाए तो अपने सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीजांड हो जाएगा, यानी ओव्यूल हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। विद्यार्थी कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, है ना, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज यानी अनुमिल परागन का क्या लाभ है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक हम आपको बता दिए थे क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और एक बता दिए थे मतलब जो है चेस्मोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या बता दिए थे विद्यार्थी, बंद फ्लावर। यानी इस कंडीशन में क्या कहता है कि मोर
है ना, विगड़स ऑफ स्प्रिंग यानी अधिक प्रबल संतान, दूसरा में है पराग कणों पर निर्भरता नहीं, तीसरा में है सजीव परजत्ता और चौथा में है उच्चतर अनुवांशिक विविधता। तो मेरे हिसाब से देखा जाए विद्यार्थी तो इसमें तो क्लोज्ड फ्लावर रहता है, तो क्लोज्ड फ्लावर के कारण विद्यार्थी कहता है यहाँ पर कि नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, यानी कि जो क्लिस्टोगैमी जो रहता है या क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो रहता है उसे पॉलिनेटर से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि बंद फ्लावर के अंदर ही क्या हो जाता है विद्यार्थी, पॉलिनेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो अपने सबका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी, दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है विद्यार्थी कि प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, यानी सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनाता है। वैसे तो अपने सब देखे थे विद्यार्थी कि लैंगिक जनन के अंत में क्या होता है विद्यार्थी, बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीज का। बट यहाँ पर विद्यार्थी जो है अपने सब जो है ऑप्शन के थ्रू बढ़ेंगे आप विद्यार्थी आगे जो है, तो देखो ऑप्शन क्या कर रहा है विद्यार्थी। ऑप्शन अपने सबको कह रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी, यानी जो है प्रवर्धित सुसुप्ति, नए अनुवांशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर करते हैं, विशाल जीव संहित यानी कि लार्ज बायोमास, बीज की लंबी जीवन क्षमता, लॉन्गर वेबिलिटी ऑफ सीड्स। तो उतना तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है यहाँ पर जो है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, क्योंकि हमेशा याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, वेरिएशन आता है, मैटरनल और पैटर्नल कैरेक्टर जो है सीड में आता है। ठीक है जी, तो उसके अनुसार देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो है राइट ऑप्शन क्या होगा विद्यार्थी, दूसरा नंबर होगा 56 का। ठीक है जी, चलो जी आगे अगर अपने सब देखेंगे, चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, फिर अपने सब जो है ना आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। क्या लिखा है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चार ऑप्शन में से कहता सही ऑप्शन को चूज करने के लिए। ठीक है जी, तो देखो विद्यार्थी सही ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, पहला कह रहा विद्यार्थी कि एस्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, यानी बीजाणुजनक उत्तक अगुणित होता है। बिल्कुल नहीं विद्यार्थी, बीजाणुजनक उत्तक हमेशा याद रखना द्विगुणित होता है। कैसा होता है विद्यार्थी, द्विगुणित होता है यानी डिप्लॉइड। आगे लिखा विद्यार्थी एंडोथेसियम, एंडोथेसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर। कभी भी नहीं विद्यार्थी, एंडोथेसियम जो होता है ये एंथर को फटने में क्या करता है, मदद करता है। ये कभी भी विद्यार्थी जो है इससे माइक्रोस्पोर का निर्माण नहीं होता, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। चलो तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं विद्यार्थी क्या लिखा है, टपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, यानी कि टापिटम जो है विकसित हो रहे परागकणों को पोषण करती है, यानी न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो 100% विद्यार्थी सही बातें हैं। चलो वैसे लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, कहता हार्ड आउटर लेयर पॉलिन इज कॉल्ड इंटर्न। बिल्कुल नहीं, पॉलिन ग्रेन का जो आउटर हार्ड लेयर जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्जाइम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एक्जाइम। तो इन चार ऑप्शन में से विद्यार्थी आपका राइट ऑप्शन है थर्ड नंबर। ओके जी, चलो बढ़ते आगे। 58 नंबर क्वेश्चन देखो विद्यार्थी क्या कहता है, कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद्भिद पाया जाता है, यानी मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन। क्या होगा सही आंसर बताइए तो फटाफट। कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद्भिद पाया जाता है, इसमें लिलियम में पाया जाता है, या फिर पाइनस में पाया जाता है, या फिर विद्यार्थी जो है टेरिस में पाया जाता है, या फिर फ्यूनेरिया में। तो याद रखना विद्यार्थी लिलियम में। किसमें पाया जाता है, लिलियम में। ठीक है, अब देखो क्या दे दिया है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस यानी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी जिस सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। और इसका उदाहरण विद्यार्थी, इसका एग्जांपल डाइकोटिलिडनस सीड हो जाता है या डाइकॉट सीड होता है। तो पीछे भी अपने सब वहां पर मटर देखे थे, यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा, मटर ही होगा। ठीक है जी, तो देखो विद्यार्थी आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपने सब जो है, क्या लिखा है कि सेलेक्ट द
टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, तथा बताए गए टैक्सॉन में उसका चुनाव कीजिए जिसमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियां होती है। क्या होगा विद्यार्थी? सिफेलोकॉर्डेटा होगा या निरेरिया होगा विद्यार्थी, या फिर एकाइनोडर्म्स होगा, या फिर विद्यार्थी टीनोफोरा होगा। क्या होगा राइट आंसर विद्यार्थी? तो याद रखना विद्यार्थी, निरेरिया होगा। क्या होगा विद्यार्थी? निरेरिया होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आज के लेक्चर को अपने सब यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले लेक्चर का तैयारी करिए। धन्यवाद।